वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम के बारे में, जिसका 20 जनवरी को एग्जाम हुआ था। अभी रिस्पॉन्स शीट उसके साइट पे अवेलेबल है। आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीएल एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, किस तरह का क्वेश्चन आया है, किस तरह का थॉट प्रोसेस उस क्वेश्चन के लिए आपका होना चाहिए था, आगे के एग्जाम के लिए आपने क्या प्रिकॉशंस रखना है, किस तरह का आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और फिर इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन गलत है जिसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, और फिर लास्ट में हम जानेंगे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितना दिखता है जो एनसीएल में जा सकता है। ये सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में हम देखेंगे कि जैसा कि बात करते थे ईसीएल में लोग ईएमटी से क्वेश्चन दिया था, ईएमटी को अलग ही तवज्जो दिया जा रहा है, अलग ही वैल्यू दिया जा रहा है कि भाई ईएमटी पढ़ लो, अब हर एग्जाम में ईएमटी से ही क्वेश्चन बनेगा। माना ईएमटी बहुत अच्छा बुक है, माना माइनिंग वालों के लिए ईएमटी ग्रंथ है, आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक ईएमटी से कवर हो जाता है। बट ये जो एग्जाम है आपके डीजीएमएस के जो बुक्स हैं, एक्ट रूल रेगुलेशन से ओरिएंटेड था। आप देख सकते हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन सिर्फ रेगुलेशन से बने हैं। कोल माइन रेगुलेशन 2017 से बने हैं, और उसमें भी आप देखेंगे ओपन कास्ट बेस्ड क्वेश्चन, सरदार और आपके शॉर्ट फायरर, इनके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन, रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। अगर अकेले रेगुलेशन से बोलो तो 40 से 45 क्वेश्चन, रिक्लेमेशन से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आया है, एक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस बने हैं। इस तरह से बेसिकली आपका एग्जाम का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। मजे की बात यह है कि अब कोल इंडिया गेम खेल रहा है। जो सब्सिडरी एग्जाम हो रहा है वहां पे क्वेश्चंस बनाने में दिमाग लगाया जा रहा है। पहले होता था कि गेट ही एक दिमाग लगाता था क्वेश्चन बनाने में, अच्छे क्वेश्चंस को बनाता था। अब सरदारी में भी क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जा रहा है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आते, अब डेटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा। इन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, लाइन के अंदर से क्वेश्चन पिक करने वाला काम सरदारी के एग्जाम में भी अब होने लग गया है। तो चलिए जानते हैं आगे जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, WCL का एग्जाम है, MCL का एग्जाम है, उसमें आपने किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखिए, एक चीज तो आप समझ चुके होंगे जिन्होंने भी एग्जाम दिलाया है, एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रटने से काम नहीं चलेगा। रटने से काम नहीं चलेगा, आपने कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा, आपने दिमाग लगाना पड़ेगा, आपने वहां पे एप्टीट्यूड अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम में आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अपने समझदारी से बता सकते थे। जैसे देखेंगे कि विजल कौन बजाएगा या किसके पास रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन था। और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप वहां पे दिमाग लगा करके खुद समझदारी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो अब कोल इंडिया जो आपका सब्सिडरी एग्जाम हो रहा है, रटंतु उनको नहीं चाहिए, तोता उनको नहीं चाहिए, उनको ऑफिसर चाहिए जो फील्ड में अच्छे से डिसीजन ले सके, जो फील्ड में काम करने के लिए कैपेबल रहे। तो आपने इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। अब रटने से काम नहीं चलने वाला, तो किस तरह का आपका होना चाहिए, आपने एक तो रेगुलेशन पे अच्छे से पढ़ लीजिए। रेगुलेशन का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आया है, रेगुलेशन बेस्ड आपका पूरा जो भी एग्जाम था वहीं से रहा है। सिलेबस जो आपको दिया गया है, एमसीएल ने भी सिलेबस अपना पब्लिश कर दिया है, उस सिलेबस में जो पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे सम्प दिया है, सम से क्वेश्चन बना, रिक्लेमेशन दिया, रिक्लेमेशन से क्वेश्चन बना, तो इस तरह का जो भी पॉइंट्स दिया, उन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। वहां से भी इन डेप्थ क्वेश्चन पिक हो रहे हैं, डीप क्वेश्चंस बन रहे हैं। डेटाबेस क्वेश्चन आप कोई एमसीक्यूज करके चले जाएं, कोई बुक में एमसीक्यूज पढ़ के आप चले जाएं, या डेटाबेस क्वेश्चन जो पिछले साल में ये वाला आया था ये चीज पढ़ लो, नहीं काम चलेगा। क्वेश्चंस अच्छे आए हैं, मतलब 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक है रिपीट हुए हैं, जो पुराने क्वेश्चन है, डेटाबेस क्वेश्चन है 20, 30 है, लेकिन आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल होना, बेस आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। डिटेल में आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से पढ़ करके काम नहीं चलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसका आंसर एनसीएल ने गलत दिया है, जिसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मिनिमम साइज ऑफ वर्ड एक्सप्लोजिव मस्ट बी पुट इन कैपिटल लेटर ऑन ए व्हेन ट्रांसपोर्टिंग एन एक्सप्लोजिव। जो व्हेन एक्सप्लोजिव का ट्रांसपोर्टेशन करता है
उसका मिनिमम साइज, जो लेटर एक्सप्लोजिव लिखा रहता है उसका मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है। राइट आंसर इन्होंने किसको लिया है? 25 सेंटीमीटर। ये जो 25 सेंटीमीटर है, नीलेश एंड रमन को आप देखेंगे 25 सेंटीमीटर है, ईएमटी में देखेंगे 25 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल आंसर आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 15 सेंटीमीटर। कैसे सर? सर्कुलर आप देखिए, सर्कुलर यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव जब आप देखेंगे तो यहां पे आपको साफ साफ दिखेगा एक्सप्लोजिव वेन पे जो लेटर है एक्सप्लोजिव वो 15 सेंटीमीटर हाई ऑन रेड बैकग्राउंड, 15 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो ये एक्चुअली आंसर होना था, जो कि गलत लिया है एनसीएल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो गलत मुझे लग रहा है। खालिस्तान इज अ मशीन यूज्ड फॉर एक्सकेवेशन एंड रिमूवल ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड ओवरबर्डन कोल इन एन ओपन कास्ट माइन। देखिए मतलब क्या बोल रहा है, एक्सकेवेशन और रिमूवल के लिए किसका? सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड ओवरबर्डन के रिमूवल के लिए कौन सा मशीन यूज होता है ओपन कास्ट माइन में? कोल माइन के अंदर, ओपन कास्ट कोल माइन के अंदर में कौन सा मशीन यूज होता है? राइट आंसर होना चाहिए था ड्रैग लाइन, लेकिन इन्होंने जो आंसर लिया है वो बकेट व्हील एक्सकेवेटर लिया है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर इसमें साफ साफ बोला है ओवरबर्डन रिमूवल, ओवरबर्डन रिमूवल, ओवरबर्डन रिमूवल के लिए आपका ड्रैग लाइन यूज होता है, तो यहां पे आंसर लिया जाना चाहिए था ड्रैग लाइन, बट इन्होंने गलत लिया है बकेट। ये दो क्वेश्चन है जो साफ साफ दिखता है, जिसको आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, जिसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर पूरा डिटेल क्लास आज शाम को मुजफ्फर सर लेने वाले हैं। मुजफ्फर सर हर एक क्वेश्चन का बेस आपको बताएंगे, हमारे क्लास के अंदर में कौन सा पोर्शन कहां पे कवर किया गया, हर एक चीज पर डिटेल में बात होने वाली है। तो आज आप शाम को 7:30 क्लास अटेंड कर सकते हैं मुजफ्फर सर का माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में। तो चलिए जानते हैं अभी कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। जैसा कि हर किसी को पता चल रहा है, तो कन्वेंशनल जैसा क्वेश्चन रहता है सरदार का, उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन था, अलग ही पैटर्न में था, डीप क्वेश्चन पूछा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था। तो जानते हैं कितना है जो कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। इस पर भी मैं अगर नॉन टेक की बात करूं तो नॉन टेक तो बहुत ही उटपटांग सा क्वेश्चन था। नॉन टेक में यार हिंदी का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर मैं ओवरऑल पूरे क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करूं और अगर मैं बात करूं कि कितना है जो कट ऑफ जा सकता है, तो मुझे लगता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ मार्क्स 80 to 85 जाना चाहिए। अगर किसी का 85 से प्लस है तो 100% है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, एक पोस्ट आराम से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन बहुत चांस है कि 80 से 85 के बीच वालों का भी सिलेक्शन हो जाए, 80 में भी सिलेक्शन हो जाए, बहुत चांस है कि 80 तक में भी सिलेक्शन हो जाए। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 70 to 75 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है। एसटी/एससी का 65 to 70 मार्क्स कट ऑफ जाने के चांस है कि अगर कोई ओबीसी में 75 प्लस ले आता है तो आराम से उसका सिलेक्शन हो जाना, कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाला है। एसटी/एससी में किसी का 70 प्लस आ जाता है, उनका आराम से सिलेक्शन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। मैं पहले ही आपको क्लास में बोला करता था या पहले ही आपको बताया था कि पेपर आसान होने से या टफ होने से कुछ खास फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। आप अपने हिस्से का तैयारी ईमानदारी से करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अगर पेपर आसान आता है तो WCL हो जाता है, 99 आउट ऑफ 100 कट ऑफ चला जाता है, और जब पेपर टफ आता है तो ECL हो जाता है 39 आउट ऑफ 50, ये कट ऑफ हो जाता है। तो कोई समस्या नहीं है, जब पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, जब आसान आएगा तो सबके लिए आसान आएगा, और सबके लिए जब आसान आएगा तो 99 मार्क्स में आपका सिलेक्शन होगा, और जब सबके लिए टफ आएगा तो 39 मार्क्स लाने मात्र से आपका सिलेक्शन हो जाया करता है। सेम केस आपका एनसीएल के साथ हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया है, डीप क्वेश्चन बनाया है, नॉन टेक में तो बहुत फर्जी क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपका कट ऑफ मार्क्स गिरेगा, कोई ऐसा आपका कट ऑफ जाने की जरूरत नहीं है। अभी हुआ क्या कि बच्चे ने प्री डिटरमाइन कर लिया था कि 95 के नीचे तो कोई चांस नहीं है। एग्जाम में इसी माइंडसेट के साथ गए थे कि इससे कम आएगा भाई तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होना है, और जब उन्होंने पेपर देखा कि ये तो बहुत उटपटांग क्वेश्चन पेपर है, कुछ बन भी नहीं कर रहा है, तो उस चक्कर में उन्होंने जो बनता हुआ क्वेश्चन था, हड़बड़ाहट में, टेंशन में, एग्जाम प्रेशर में बनता हुआ 4 से 5 क्वेश्चन अपना गलत कर डाले। अगर ये 4 से 5 क्वेश्चन जिन्होंने गलत किया सिर्फ एग्जाम प्रेशर के कारण, इस 4-5 क्वेश्चन को अगर वो एग्जाम प्रेशर हैंडल करके अच्छे से बना लेते तो मुझे लगता है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट में से आ सकते थे। जब आप रिस्पॉन्स देख रहे होंगे घर में बैठ के तो आपको समझ में आ रहा होगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझको आता था, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, अरे यार ये ऑप्शन मैंने टिक करा क्या, ये मैं कैसे कर सकता हूं।
मैं तो जान रहा था ये ऑप्शन मैंने क्यों टिक करा। इस तरह की गलतियां आपको दिखेगी। ये सारे गलतियों का एकमात्र कारण है एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाना। इस एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर पाने या एग्जाम में आपका दिमाग सही रखने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट दिलाइए। जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट दिलाइए। कैसा भी मॉक टेस्ट दिलाइए। आप मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दिलाएंगे, जितने बार आप उस एग्जाम प्रेशर से गुजरेंगे, आपका मेन एग्जाम में एग्जाम जाने के चांसेस अच्छा रहेगा। हम एज ए स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट क्या चाहते हैं? एटलीस्ट मैं जितना जानता हूं कम से कम उतना तो 100% बना लूं। जो मुझे नहीं आता था कोई बात नहीं, लेकिन आपका नुकसान वहां पे हो जाता है कि जिस क्वेश्चन को आपको आता था, फिर भी एग्जाम प्रेशर के कारण, क्लिक करने के कारण, हड़बड़ाहट के कारण जो आप गलत कर देते हैं, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पाने के कारण जो गलत कर देते हैं, ये आपका एक्चुअल नुकसान है। आपने अपने हिस्से का मेहनत करा, जो पढ़ना था, जैसे पढ़ना था, हर किसी ने पढ़ाई करा है, तो जो जैसा पढ़ना था आपने पढ़ा, लेकिन जानते हुए जो गलत करके आए, जो 4-5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर जो छोड़ के आए या गलत करके आए, ये आपका एक्चुअल नुकसान है। जो नहीं आता वो नहीं बन रहा, या जो नहीं आता उसमें तुक्का मारा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई भगवान नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। हर कोई ऐसा नहीं है जिसको एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ पता हो। हर कोई ऐसा नहीं है जो पहले से सोच के गया हो कि हाँ भाई यहां से क्वेश्चन पूछने वाला, इसी को पढ़ लेता हूं। पेपर टफ आया, सबके लिए आया। जीता वही जिन्होंने उस 1.5 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज किया, जिन्होंने उस 1.5 घंटे में अपना दिमाग सही से लगाया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप डिस्कशन क्लास जरूर देखिएगा शाम को 7:30 बजे मुजफ्फर सर इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पूरे जो एग्जाम है उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। किस तरह का सोच जो है टीसीएस रख रहा है, किस तरह का सोच सीआईएल सब्सिडरी आज के टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करने के लिए रख रहा है, हर चीज का पोस्टमार्टम होगा आज शाम को 7:30 बजे। तो आप चाहे तो क्लास अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास। वहां पे आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, चीजें अच्छे से वहां पे बता दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।